नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। अक्सर हम ऐसी प्रतिभाओं से बातचीत करवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उच्च मुकाम पर पहुंचते हैं। और विशेषकर अगर लड़कियों की बात की जाती है तो आज के समय में लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। चाहे एनडीए की बात हो, चाहे यूपीएससी की आईएएस आईपीएस की बात हो, चाहे आर्मी की ही बात क्यों ना हो, और चाहे एचसीएस लगने की बात हो, ऑफिसर जॉब जो होती हैं उसमें सबसे ज्यादा लड़कियां आगे पाई जाती हैं लड़कों के मुकाबले। अगर वर्तमान स्थिति की बातचीत करते हैं, आज एक बार फिर ऐसी ऑफिसर लड़की हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही में एचसीएस एग्जाम क्लियर किया और कहीं ना कहीं अपने लिए 17वां रैंक सिक्योर कर लिया है। निशा सेवरान खास बातचीत में है। हालांकि खेत में काम पे लगे हुए थे, एक एचसीएस ऑफिसर। आप सोच सकते हैं एक फौजी की, एक किसान की बेटी, कितने जो है जमीन से जुड़े हुए, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। सारी बातचीत करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या क्या जो है इन्होंने संघर्ष किया है। निशा, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले आपके मुख से बता दीजिए कौन सी रैंक है, कब आपका जो है रिजल्ट आउट हुआ था और क्या पोजीशन है। जी रिज़ल्ट तो अभी 11 अक्टूबर को ही आया था और उसमें मेरी 17th रैंक आई है। तो हरियाणा सिविल सर्विस में 17th रैंक है अभी। हरियाणा सिविल सर्विस में 17th रैंक है। तो अभी हमने कॉल किया था, आपके भाई बताते हम तो खेत में लगे हुए थे, बहन भी वहीं लगी हुई थी, कपास के लगे हुए थे। तो उसके बाद आप यहाँ पहुंचे, तो अब तो ऑफिसर लग चुके हैं, अब क्या जरूरत है खेत में। सर लग चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन शुरुआत से ही काम तो करते ही आए हैं। और हमारा तो जैसे पारिवारिक जो पेशा है वो खेती बाड़ी का ही है, गाय भैंस का है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आज अफसर लग गए तो बस अब छोड़ छाड़ दें। वो खेत में जो उगा रखा है उसको तो करना ही पड़ेगा। नहीं, एक अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन जब ऑफिसर लगते हैं तो पीछे की लाइफ को भूल जाते हैं। अचानक से एक रुतबा दिखाना, अचानक से एक एटीट्यूड में चेंज हो जाना, तो इस तरीके की चीजें अक्सर हम देखते हैं। आप में ऐसा कुछ नहीं हुआ? सर मेरा मानना है कि मेरा परिवार जो है वो उसने हमें यही सिखाया है। हमारी परवरिश ऐसी हुई है कि हम लोग ज़मीन से जुड़ के रहे हैं हमेशा ही। मेरे मम्मी हैं और मेरी मौसी जी हैं, वो भी अध्यापिका हैं। तो ये लोग भी सारा वो वाला काम भी संभालते हैं, स्कूल वाला भी, और उसके अलावा घर का भी काम करते हैं। तो एक जो चीज़ होती है कि डिग्निटी ऑफ लेबर जो चीज़ है, जो महात्मा गांधी जी जिसकी बात करते थे, तो वो हमारे परिवार में हर कोई उसी को फॉलो करता है कि काम में शर्म नहीं होनी चाहिए और कर्म ही पूजा है। जी। जी तो अब एसडीएम की तैयारी है लगने की? सर, सर्विसेज में जो भी सर्विस अलॉट होगी तो अच्छा ही होगा, जो भी अलॉट होगी। आपको क्या लग रहा है कौन सी अलॉट होने वाली है, कुछ आइडिया? सर मुझे लग रहा है कि अलाइड सर्विसेज मुझे मिल सकते हैं। एसडीएम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अलाइड सर्विसेज तक का होगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर जब शुरू किया था, शुरू में तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता था, तो उस टाइम पे तो 12-13 घंटे निकल जाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे सिलेबस कवर हो चुका और जो रेगुलर स्टडीज़ में बात आती है, रिवीजन की बात आती है, तो मेरे ख्याल से रेगुलर 8 से 10 घंटे की पढ़ाई काफ़ी होती है। 8 से 10 घंटे रूटीन में पढ़ते? जी, वो घंटे में मतलब ये नहीं है कि आप घड़ी लगा के बैठ जाओ और आप काउंट कर रहे हो। वो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए आपकी, कि आपने कोई टारगेट सेट किया है और वो टारगेट आप डेली अकम्प्लिश कर लो और आप खुद सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ मेरा ये टारगेट था, ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ना था, ये मेरा क्लियर हो गया। तो मेरी पढ़ाई घंटे की बजाय कॉन्सेप्चुअल और टारगेट बेस्ड ज़्यादा रही है। कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, कितनी क्वालिटी से पढ़ रहे हैं। ऐसे किताब खोल के आगे बैठे रहने से तो नहीं हो पाएगा, चाहे कितने ही घंटे बैठे रहें। तो निशा, क्या आपकी अभी कौन सी स्टडी चल रही, क्या पढ़ाई चल रही सर फिलहाल तो मेरा पीएचडी चल रहा है। मैं सोशियोलॉजी से पीएचडी कर रही हूँ। है? ये भी बड़ी विशेष बात है। ज़्यादातर गांव में, गांव देहात की जब बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां इतने आगे तक नहीं जा पाती पढ़ाई में। जो बच्चे बाहर निकल गए उनका एक अलग मैटर होता है। जो बड़े शहरों में रह रहे हैं वो हालांकि कुछ कर लेते हैं अपने लिए, लेकिन गांव में इतने बड़े लेवल पर पढ़ाई करना बहुत कम देखा जाता है अक्सर। चाहे लड़कों की बात क्यों ना हो, लड़कियों को हम अकेले नहीं लेते हैं। लेकिन निशा फिलहाल पीएचडी कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, ये भी बड़ी विशेष बात है। दूसरा प्रयास रहा आपका? जी, इससे पहले मैंने पिछली बार भी एचसीएस का जो निकला था वो दिया था, तो उसमें मैं इंटरव्यू भी मैंने दिया था। फाइनल लिस्ट में मेरा 1-1.5 नंबर से रह गया था। सिर्फ 1-1.5 नंबर से? कैसा महसूस हुआ उस समय? उस बार जब एकदम से रिजल्ट आया तो थोड़ा सेटबैक सा फील हुआ था, लेकिन फिर लगा फिर से करते हैं। तो ये नहीं हुआ कि ये तो 1-1.5 नंबर से रह गए और अब नहीं करेंगे, अब एक अचानक से बच्चे जो है पहले प्रयास में हिम्मत हार जाते हैं?
सर ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी असफलताएं आई हैं। तो जैसे अपन खेती बाड़ी करने वाले हैं तो एक बार फसल नहीं होती तो ये नहीं है दूसरी बार बोएंगे नहीं, फिर से बोलेंगे। पहले जब रिजल्ट आया तो आपने खुद देखा या फिर किससे पता चला था? सर मैं पंचकुला से ही आ रही थी उस दिन, डीएसपी का फिजिकल मेजरमेंट था तो मैं बस स्टैंड पे ही थी, तो मैं बस बुक कर रही थी तो उस टाइम पे नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया, तो फिर मैंने तभी देखा था कि रिजल्ट आ गया। तो निशा हमारे साथ खास बातचीत है, इनके पिताजी जी नाम क्या है? राजवीर। राजवीर जी एक्स आर्मी मैन है और आप खेती करते हैं, ना कहीं किसान के बेटे बेटी जो है इतने बड़ा लेवल पर पहुंचते हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, टाइम पढ़ने के लिए खुद ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ें तो खेती करो, ये तो पारिवारिक वो है। जो मान लो खेती तो पैसा है हमारा, पारिवारिक खानदानी है, तो जितना सर्विस में पढ़ाई में जो भी टाइम लगता है वो वहाँ दो और बाकी अपना काम करो आगे घर पे। ये तो आपके लिए और भी अच्छी बात है कि बेटी ऑफिसर लग चुकी है, लेकिन अब भी आपके खेत में हाथ बटवा रही है। हाँ तो काम करना बेटी पहले भी करती थी, छोटी छाटी होती जब भी टाइम। बदलाव नहीं हुआ ऑफिसर बनने के बाद? ना अभी कोई बदलाव नहीं है, अब सिर्फ तो काम कर रही है, पहले भी करती थी काम। तो पहले प्रयास में 1-1.5 नंबर से चूक गए, दूसरी बार आपने जो है हौसला बढ़ाया, हौसला जुटाया, दूसरी बार प्रयास किया और अब की बार क्लियर कर दिया। पहले प्रयास में प्री मैन इंटरव्यू सब क्लियर हो गए थे। इंटरव्यू तो इतना बढ़िया था कि सेकंड पोजीशन थी पूरे इंटरव्यू में। सिर्फ ज्वाइनिंग में सीटें अगर 5 सीट ज़्यादा होती तो नंबर आ जाता। तो आपके माताजी टीचर हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि भाई मैं टीचर बनूं? क्योंकि अक्सर जब लड़कियों से पूछा जाता है तो ज़्यादातर का यही ड्रीम होता है कि हम तो टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बनेंगे, मतलब जो पढ़ाई से रिलेटेड जो एरिया होता है, क्षेत्र फील्ड होता है, उसी में जाएंगे। लेकिन आपने अलग सोचा भाई HCS लगेंगे या फिर और भी बड़ा ऑफिसर बनने की जो है ख्वाब आपने देखा, अपना जो है लक्ष्य आपने हासिल भी किया। तो ये अलग से किससे प्रेरणा मिली, क्या आपको जो मोटिवेशन? सर कॉलेज के टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से रहा है, लेकिन फिर जब साथ वाले बच्चे और पढ़ते थे तो मैंने सोशोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे ये सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगा। तो और जो सीनियर्स थे वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तो उन्हीं के साथ साथ उनको देख के मुझे भी लगा कि एक बार इसमें भी कोशिश की जानी चाहिए। और टीचिंग लाइन में तो मेरी मम्मी दोनों तो हैं ही, मेरे दादाजी हैं वो भी हेडमास्टर रहे हैं, मेरे नाना जी भी प्रिंसिपल रहे हैं, तो एकेडमिक बेंड तो कहीं ना कहीं माइंड में हमेशा से था। इसीलिए PhD भी परसू कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टरेट वो एकेडमिक लाइन ही होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक को तवज्जो दी या दूसरे के ऊपर, जो भी जॉब मिले, जिस भी आप पोजीशन पे सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, वो सभी अच्छा है। माता जी बैठे, उनसे बातचीत करें। जी नाम क्या है? मेरा नाम इंदू वाला है। इंदु बाला जी किस सब्जेक्ट के टीचर आप? मैं PTI हूँ। PTI बच्चों को PTI करवाते हैं सारा दिन, परेड परेड चलती रहती है। पढ़ाई का भी होता है और तैयारी। हाँ। तो क्या कहेंगे बेटी को लेकर, जो है पहले प्रयास में थोड़ी ही छोटी सी चूक हो गई कहीं ना कहीं, और दूसरे प्रयास में इन्होंने 17वीं पोजीशन पूरे हरियाणा के बच्चों में हासिल की है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा हुआ है, खुश हैं हम। तो सोचा था कि दूसरे प्रयास में बेटी जो है 17वां रैंक लेकर आएगी? ये तो था, लेकिन अब की बार इंटरव्यू बहुत हार्ड था, तो कुछ कह नहीं सकते थे, रिजल्ट नहीं आया तब तक। हाँ, डाउट लग रहा था। डाउट लग रहा है, लेकिन बेटी की मेहनत पर भरोसा था। हाँ, भरोसा था। हाँ, पूरा भरोसा था। और सबसे ज़्यादा मैं ये निशा की भाभी और भैया है ना, इनको कहूँगी, इन्होंने बहुत साथ दिया है। हाँ, तो इनका पूरा परिवार मौजूद है। तो अभी क्या कहेंगे निशा, अभी जो है प्रयास लगातार जारी रहेंगे, या जो अब ये विकास का पहिया घूम रहा है, चक्का घूम रहा है, ये रुक यहीं थम जाएगा ये रथ जो है, या फिर आगे बढ़ता रहेगा? सर जैसा आपने कहा कि पहिया अगर हो तो पहिए का स्वभाव घूमना ही होता है, वो रुकना नहीं चाहिए, तो घूमते ही रहना चाहिए। तो अभी मजाक मजाक में आपके बड़े भाई भी बैठे हैं, भाभी बैठी हैं, तो मजाक मजाक में ये नहीं होता कि अब मेरे को जो है ना ऊंची आवाज में बात मत करना मेरे से, मैं HCS ऑफिसर लग गई हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जैसे भाभी जी हो रहे हैं, तो एक वो होता है ना कि कई बार सुनते थे कि भाभी माँ जैसे होते हैं, तो खाने पीने का और कुछ होता था, तो भाभी जी और ने हमेशा मम्मी से भी ज़्यादा मेरा ध्यान रखा। मम्मी और तो बहुत बिजी रहते हैं, चलते फिरते, ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते, तो मैं जब भी घर होती थी, पढ़ रही होती थी, तो भाभी जी जैसे छोटू का ध्यान रखते हैं वैसे ही मेरा रखते थे।
तो मैं तो इनको कुछ बोल नहीं सकती। नहीं, अक्सर जैसे टीवी सीरियल होते हैं उनमें दिखाया जाता है कि ननद जो होती है वो बड़ी खुखार टाइप में होती है, हर बार शरारत करना, भाभी को परेशान करना। तो कितनी बार होता है दिन में? ऐसा कभी नहीं होता। हमारे लिए तो जितनी मम्मी की इज्जत है उतनी भाभी जी की इज्जत है। और हम लोग तो क्या कह रहे थे जी? चाय रोटी कौन बना के दे, भाभी बना के दे, पुछाओ जड़ पड़ती हो वहीं टेबल के ऊपर पुछा के आओ, तो गुड़ना कहाँ ननद तो फिर तो भूखा मरना पड़ेगा। अब गुड़ पड़ेगी तो चाय नहीं पहुँचेगी ऊपर। दिन में मम्मी स्कूल में जाती है, सुबह 9 बजे जाए तो शाम को 4:30-5 बजे आए। राजस्थान में पोस्टिंग है। फिर मम्मी का ये भी है स्कूल में बच्चों की परेड करवाना, फिर घर पे आके आप सबकी परेड करवाना। ना परेड इतना टाइम ही नहीं देते, 4-5 तो गा हैं और टाइम फिक्स है हमारा टारगेट। 12-1 बजे तक तो काम करना खेत में, 1-2 घंटे दिन में आराम करना, फिक्स टाइम 4-5 बजे दूध के लिए चल देना। आधा घंटा भी कहीं बातचीत में कहीं चला जाए ना तो राष्ट्रपति वर्ग का टाइम है कि मिस नहीं होना चाहिए। और फिर सोने से पहले आधा घंटा तब ज्यादा देना पड़ेगा। हाँ, जब देना पड़ेगा, नहीं तो उसमें से कटौती, पर काम को पूरा वो करना पड़ेगा। ऐसे तो इस महीने का राशन बंद। जी क्या नाम है? धर्मवीर नाम मेरा। धर्मवीर जी क्या लगते हैं? चाचा जी लगते। चाचा लगते हैं। क्या कहेंगे बेटी को लेकर? बेटी ने नाम रोशन कर दिया, आप पूरे परिवार का, पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। बिल्कुल कर दिया। और वो बेटी तो पढ़ाई में शरीफ थी, वो सिर्फ पढ़ाई में होशियार थी। हाँ, तो ये कम करती थी। शरारतें तो बच्चे करते बड़ा हैं भाई बैठा है वो शरारत ना। बच्चे 4 बच्चे हमारे दोनों भाइयों के। हम 2 भाई हैं। बड़ा भाई है ये बीएसएफ में था, भाभी जी है वो शारीरिक शिक्षक है। तो इनकी पोस्टिंग दूर थी। ये बच्चे बचपन में हमारे पास रहे, मतलब चाचा के और मौसी के पास, हमारे पास रहे। तो बचपन इनका हमारे पास था। शरारत तो छोटे मोटी बच्चे करते हैं, लेकिन टैलेंटेड बच्चे थे, पढ़ाई शरीफ बच्चे थे। कोई झगड़ा को बाहर से कोई उलाना नहीं लाते थे। तो अब लग रहा है कि जो बचपन में आप लोगों ने, चाचा ने और जो मौसी ने मेहनत की वो रंग ला रही। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही। तो बच्चे तो इसका श्रेय तो पूरा जाता है आपको ही सफलता का। देखो, वो तो बच्चे की मेहनत है, रुचि है बच्चे की। ये कि शुरू से ही बच्ची होशियार थी, तो घर वालों का फ़र्ज़ था कि भाई इनको इसको टाइम दिया। बाकी बच्ची ने कोई मतलब इसकी कोई शिकायत नहीं आई कहीं से भी। तो वो कहते हैं ना कि जब बड़े बूढ़े कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो बचपन से शायद आपको ये तो एहसास होगा कि कहीं ना कहीं बेटी बड़ी होकर कुछ बड़ा मुकाम हासिल। देखो, हमारे तो 4 बच्चों पे था ऐसा भरोसा। 4 बच्चे ऐसे शरीफ थे और खूब पढ़ाई में होशियार थे। ये बच्ची भी खूब होशियार थी और ये ज़्यादातर न्यू मौन रहती थी, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा महत्व था इसका। बच्चे पढ़ाई के जो है पढ़ाकू कीड़े बन जाते हैं, पढ़ाई किताबों के कीड़े बन जाते हैं, लेकिन एक समाज से डिस्टेंस जो है उनका बढ़ जाता है, दूरी बढ़ जाती है सामाजिक गतिविधियों से, एक्टिविटीज से। कितना ज़रूरी है किताबों से बाहर निकलकर समाज से जुड़ना, समाज में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनका हिस्सा बनना, उनमें भाग लेना? सर मेरे ख्याल से बैलेंस तो हर चीज़ का ज़रूरी होता है। आप बिल्कुल आइसोलेट होके पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि समाज के बिना आप रह नहीं सकते। ह्यूमन सोशल बीइंग ही होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि परिवार का इसमें सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि परिवार ये जो सोसाइटी के लिए हमारा लिंक होता है। अगर आप अच्छी तरीके से अपने परिवार के साथ कनेक्टेड हो तो आप समाज के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है हम लोग फिजिकली कहीं पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन हमारे परिवार वाले होते हैं, वो चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं, तो जानकारी मिल रही होती है, तो वो ज़रूरी होता है। उससे जो स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली चीज़ होती है वो भी काफ़ी हद तक कम रहती है। जहाँ तक एग्जाम की बात होती है, एग्जाम चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चे क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम कोई भी व्यक्ति क्लियर कर लेता है, लेकिन सबसे मेन पार्ट होता है इंटरव्यू फेस करना। ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ में मार खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कितना आप जायज़ मानते हैं कि जितना हम सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेंगे, जितना समाज से जुड़ेंगे, किताबों से बाहर निकलकर, उतना ही इंटरव्यू बेस्ट होगा? सर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे इंटरव्यू में वो बेसिकली आपके बारे में जानना चाह रहे होते हैं, आपकी नॉलेज के बारे में उन्हें पता है, क्योंकि आप एक जो मेंस एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, वो आप टेस्ट क्लियर करके आ रखे हो, तो उन्हें पता है कि आपको चीज़ें आती हैं। लेकिन आप उन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर पाते हो, तो रियलिटी से आप कितना जुड़े हुए हो। सिर्फ किताबें पढ़ने से वो अपने होता है ना कि किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो व्यवहारिक ज्ञान वहाँ से आता है जब आप समाज से कितना जुड़े हुए होते हैं। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आप बच्चों से यही देखा जाता है कि सामने वाले इंसान को किस प्रकार वो हैंडल कर सकता है, किस प्रकार जो है अपनी बातचीत से कनेक्ट कर सकता है।
जी, बिल्कुल। इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि आप कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हो, कैसे अपने आप को अवेलेबल बना सकते हो, सवालों के बारे में कितने पहलुओं से आप सोच सकते हो। क्योंकि एक ऑफिसर है, उसके अंडर में हजारों लाखों लोग हैं जिनके पूरी जिम्मेवारी लेकर एक ऑफिसर को चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं डेली हजारों लोगों को दफ्तर में जो आते हैं उनको हैंडल करना, तो उसमें पूरी चीज़ देखी जाती है कि ये वास्तव में उस चीज़ को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल सर। क्योंकि जो ये सर्विसेज़ हैं, सिविल सर्विसेज़ हैं, इसमें मोस्टली पब्लिक डीलिंग हो रही होती है। तो पब्लिक डीलिंग सोसाइटी ही है, वो हमारी नहीं है, कोई अलग सोसाइटी है, लेकिन है तो सोसाइटी। उसमें भी वही ढाँचे हैं, वही संरचनाएँ हैं, उनके बारे में हमें जितना अच्छे से पता होगा, उतनी ईज़िली हम लोग अपनी सर्विस दे सकते हैं। चलो सारी चीज़ें ठीक है। किसान की बेटी हैं, एक्स आर्मी मैन आपके पिताजी, अब खेती बाड़ी देख रहे हैं। किसान की बेटी हैं, खेती बाड़ी आपने की है, और मैंने तो यहाँ भी सुना था कि आप ट्रैक्टर भी चला लेती हैं। जी, बिल्कुल। घर में ट्रैक्टर गाड़ियाँ हैं, तो चलाना तो बनता ही है। किसान पुत्री है तो किसान पुत्री और किसान का जहाज बोला जाता है, किसान का टैंक बोला जाता है ट्रैक्टर को। तो कहीं ना कहीं किसान पुत्री को वो तो ज़रूरी है, सबसे प्रथम जो है चीज़ वही होती है जिसको प्राथमिकता दी जाती है किसान के द्वारा, किसान परिवार द्वारा। तो आप ये और बता दीजिए कि अक्सर देखा जाता है किसान जो होता है दबा कुचला, मैले लत्तों में आता है, ऑफिसों के चक्कर काटते रहता है, काम नहीं बनता है। अक्सर देखा जाता है, हम खुद देखते हैं इन चीज़ों को, ऑफिसर जो है बार बार चक्कर कटवाते हैं। अगर कोई इंसान आता है जिसका अच्छा दबदबा है, जिसका रोब है, अच्छे सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के आएगा, जेब में पेन डायरी होगी, और वो आज जाके सीधा जो ऑफिसर के साथ बैठता है, चाय पानी पीता है, अपना काम तुरंत चुटकियों में करवा के चलता बनता है, लेकिन किसान वहीं का वहीं रह जाता है। आप कितनी प्राथमिकता देंगे उस? सर, बिल्कुल ये चीज़ें तो वो हैं जो हम लोगों ने फेस की हैं, तो इसमें तो प्राथमिकता इस चीज़ को रहेगी। और उसके लिए मुझे लगता है कि ज़रूरी ये नहीं है कि किसान अधिकारी तक कितना पहुंच पाता है, उल्टा होना चाहिए कि अधिकारी किसान तक अपनी पहुंच कितनी बना पाए। तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए किसान को चक्कर काटने की। जैसे एक वो होता है कि प्रशासन गाँव की और प्रशासन शहरों के संग जो एक वो प्रक्रियाएं चलाते हैं, वो काफ़ी हद तक इस मामले में अच्छी हैं कि चक्कर आप जनता की सर्विस देने जा रहे हैं, तो आप उनके वो डोर स्टेप डिलीवरी भी कर सकते हैं उस चीज़ की। जिस प्रकार एक ऑफिसर को बोला जाता है कि ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होता है, बिल्कुल सर। निश्चित मान के चलें कि जिस प्रकार निशा श्योरान को जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, जो भी पद मिलता है अभी आने वाले समय में, जहाँ भी पोस्टिंग मिलती है, जितना संभव हो सकेगा अपनी कलम से वो बदलाव करने की, वो जो है आमजन के हित में कोई ना कोई अच्छा काम करने की बेहतर कोशिश करें, प्रयास करें। बिल्कुल सर, कोशिश तो यही रहेगी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें थोड़ा सा ह्यूमेन ब्यूरोक्रेसी अगर हो जाए, जो मानवता के साथ जो ब्यूरोक्रेसी हो जाए, तो उससे समाज का अच्छा ही होगा। अब अगर पूरे परिवार से बातचीत हो रही है तो ये भाइयों को कैसे छोड़ दे, क्योंकि बहन और भाई का जो है एक रिश्ता सबसे अनोखा होता है। क्या कहेंगे, क्या नाम है? मेरा नितिन नाम है सर। वो बहन जो है कहीं ना कहीं बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है, कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है सर, और इसमें सभी का सहयोग है, और गाइडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है इसमें, तो सभी ने गाइडेंस की है। तो क्या नाम आपका? गोपेश। तो बहन आगे निकल गई, देख रहे हो पीछे पीछे आप भी चल रहे हो इनके नक्शा कदम। बिल्कुल, मार्गदर्शन तो प्राप्त होता ही है। अगर कोई बड़ा मतलब कुछ करता है तो कुछ एम बनता है, मतलब कुछ कर गुजरने का बनता है, मतलब कि कुछ किया है तो बड़े ने तो मतलब अपन भी करें। तो आप क्या कर रहे हो अभी? मैं टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हाँ हाँ, हो? पूरा परिवार टीचिंग लाइन में, तो आप उसी फील्ड में। कहीं ये नहीं है कि आप छोटे हैं, कुछ जेलसी फील होती है कि बहन आगे निकल गई अपन पीछे रहेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम है? राहुल। आप भी भाई लगते हैं? हाँ भाई। बड़े? हाँ बड़े भाई। क्या कहेंगे बहन को लेकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी बहन ने नाम रोशन किया है, हमारे गांव का, परिवार का, समाज का नाम रोशन किया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने बड़े मुकाम पर हमारी बहन पहुंची है, तो अच्छा लगता है। अक्सर एक परिवार में कहा जाता है ना कि छोटा जो होता है वो खोटा होता है, लेकिन यहाँ तो ये खरा सोना निकली आपकी छोटी बहन। नहीं ऐसी बात नहीं है, शुरू से ही मतलब पढ़ाई एकेडमी में बहुत अच्छी रही है। 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में मतलब फोकस से पूरा कंसंट्रेशन पूरा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब हर छोटा खोटा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये साबित भी किया है हमारी बहन ने इस चीज़ को। जी क्या नाम है? राजेश। राजेश जी क्या कहोगे बेटी को लेकर? भाई लागी बहुत खुशी की बात है, और गांव का नाम रोशन कर दिया, खुशी की बात है। और आरे प्यारे मिलने आते हैं,
ये फरटिया के बारे में मैं जानना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने सुना है कई बच्चे ऐसे निकले हैं जो, चाहे आर्मी की बात हो या फिर और जो है अलग अलग फील्ड की बात हो, बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी जो पोस्ट पर पहुँचे हैं आगे बच्चे, कोई फ्लाइंग ऑफिसर बनता है, कोई आर्मी में बड़े ओहदे पर पहुँचता है। तो क्या कहेंगे, ये इतने हीरे जो है यही फरटिया से ही क्यों निकल रहे हैं? ये मेहनत करते हैं जी, पढ़ाई करते हैं, खेती भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो अब मान के चलें कि निशा के जो है निशा को देखकर और बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा और आने वाले समय में और भी जो कई बच्चे निकलने वाले हैं आगे। और मेहनत करनी पड़ेगी जी, पढ़ेंगे तो निकलेंगे जी, पढ़ेंगे तो निकलेंगे। और मेहनत करेंगे तो निकलेंगे। इन्हें तो मेहनत करी जी, गांव का नाम रोशन कर दिया, बहुत खुशी की बात है तो जी। बेटी को आशीर्वाद दिया है नहीं आपने? दिया है जी। दिया है। हाँ जी। कल दिया था? हाँ जी। आज नहीं दिया आपने? आज भी दे दिया जी, मिठाई भी खाई है जी। हाँ जी। तो अभी जाते समय सर पर हाथ रख के जाना कि और भी बड़े लेवल पर हाँ जी। पहुंचे बेटी आपके हाँ जी, आशीर्वाद से। सिर पर हाथ रख के जाएंगे जी। तो निशा और क्या कहेंगे चलते चलते, क्योंकि आपका परिवार जो है अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है, आपको पूरी जो है छूट मिली, आज़ादी मिली कि आपका जो मन करता है वो कीजिए, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए, लेकिन करें अपना 100% बेस्ट। आज भी गांव देहात में देखा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिल पाती है, चाहे किसी भी फील्ड की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, पढ़ाई की बात क्यों ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती हैं। क्या संदेश देना? सर जैसे हमारे साथ तो जैसे हरियाणा में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक चल रहा होता है, और वो भगवान की मेहरबानी समझिए कि हमारे परिवार में जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाई हूँ। और बस एक वो आप इसे निवेदन समझ लीजिए सभी से कि जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि लड़की है वो तो ही कर सकती है, लड़के भी खूब करते हैं, और लड़कियां हैं तो वो भी कर सकती हैं। सवाल और रहेगा, आपको आपका इंटरव्यू देखेंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, मोटिवेशन भी मिलेगा, लेकिन कई अभिभावक ऐसे होते हैं कि हाँ निशा सेवरान ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, अब आपको जो अपने बच्चों को कहते हैं कि अब आपको भी यही बनना है, तो वो फोर्स करने लग जाते हैं बच्चों को। बच्चों की रुचि है भाई उसको आर्मी में जाना है, आर्मी में ऑफिसर बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, एनडीए क्लियर करना है, या फिर मान लीजिए यूपीएससी क्लियर करना, आईएएस आईपीएस बनना है। अलग अलग ड्रीम होता है हर बच्चे का, अपने फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उसको लेकर क्या? सर ये बहुत एक बड़ी समस्या है हमारे समाज की। जैसे मैं खुद ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रही थी, तो मेरे को फील्ड चेंज करना था सोशोलॉजी। तो उस टाइम पे मेरे को ग्रेजुएशन भी मैं चाह रही थी कि मैं ह्यूमैनिटीज़ से कर लूँ। तो उस टाइम पे एक वो होता है ना कि घर वाले डिसीजन ले लेते हैं अपने बिहाफ पे, तो उन्होंने लिया कि नहीं साइंस साइड में ज़्यादा ऑप्शन है क्योंकि वो चल रहा होता है, तो उनके कंसर्न्स भी अपनी जगह वैलिड होते हैं। लेकिन फिर जाके मैंने मास्टर्स में चेंज किया, तो तब भी थोड़ा सा रिलक्टेंस आया था कि एमएससी में ही परसू करना चाहिए था। लेकिन वो होता है कि कुछ जगह पे स्टैंड ले लेना चाहिए, बच्चों को भी ले लेना चाहिए कि आप वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आप कोई काम इसलिए मत कीजिए कि आपके घर वाले चाहते हैं, आपके दोस्त चाहते हैं, आपके साथ वाले चाह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि एचसीएस ऑफिसर बनना कोई बड़ी बात है। आप जो चाहते हैं वो कीजिए। अगर आपका एम कुछ भी बनना है, जैसे आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है, तो ऐसा नहीं है कि एचसीएस ऑफिसर बड़ा है या फिर टीचर बड़ा है। हर कोई अपनी जगह पे अहमियत रखता है। आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आप उसमें कीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं खुश हूँ वो इस वजह से हूँ कि मैं जो करना चाहती थी मैंने वो किया, इसलिए नहीं कि मैं एक एचसीएस ऑफिसर बनी हूँ। घर वाले हमारे अपने होते हैं, पेरेंट्स से बात करने में हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि थोड़े घर वाले जैसे अपने यहाँ पे होता है, कभी नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जैसे होता था कि जैसे पापा को पता था कि बात करूँगी डांट पड़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि डांट ना पड़े इसलिए बात ही ना करूँ। डांट पड़ेगी, सुन लेंगे, अपने ही घर वाले हैं, पैदा किया है, सब किया है, तो डांट तो सकते ही है, वो भी भलाई के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन ज़रूरी ये है कि जो भी निर्णय ले, अगर मैं उनको कन्विंस किए बिना उनके रिबेल करके अगर जाऊँगी तो मुझे सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो मुझे मास्टर्स करनी थी, सोशियोलॉजी से करनी थी, तो उसके लिए मैंने कन्विंस किया, मुझे मना किया, मैंने फिर से कन्विंस किया। फिर जब ये मान गए तभी मैंने उसमें मास्टर्स परसू की थी कि इनको मनाया, इसीलिए इन्होंने इतने फेलियर्स के बाद भी मुझे सपोर्ट करते रहे। तो क्या मान के चले आने वाले समय में निशा सेवरान का नाम यूपीएससी के आईएएस या आईपीएस एग्जाम की लिस्ट में देखने को मिल सकता है? सर कोशिश तो रहेगी और दुआ कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू सर।
थैंक यू। ये सरकार का भी बड़ा इसमें है। पहले पारदर्शिता नहीं होती थी। हमने 1 साल में 2 पेपर दिवाए भी हैं ये अच्छी इसके, तो दोनों में जैसा पेपर हुआ था वैसे ही मार्क्स। कम हुआ तो उसमें कम, इंटरव्यू अच्छा हुआ तो उसमें मार्क्स ज़्यादा थे, थोड़ा बहुत कम रह गया तो उसमें कम। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 2 पेपर हमने दिवाए, देहात से जुड़े, हमारा कोई खास लिंक नहीं है ऊपर तक, न खर्ची है न पर्ची है। क्या हो गया 5-10 लाख रुपए का हो जाए तो खुद फौजी हैं तो फौजी उस चीज को बढ़ावा देता भी नहीं। हाँ, बढ़ावा हम देते भी नहीं। पैसे रिश्वत के मामले में वैसे भी सख्त हैं। तो इनके पिताजी पूरा परिवार हमारे साथ खास बातचीत में सभी से बातचीत की। फिर बताना चाहेंगे चलते चलते, किसान की बेटी जो हमेशा धरातल से जमीन से जुड़ी रही हैं, बचपन से ही अपने पूरे परिवार को खेती करते हुए मेहनत करते हुए देखा, किस प्रकार जो है परिवार पूरे साल मेहनत करके अपने जो है घर को चलाता है, बच्चों का लालन पालन पोषण करता है और खुद भी जो है खेती से जुड़ी रही हैं, खुद ने भी खेती की है। और किसान की बेटी HCS एग्जाम में 17वां रैंक हासिल किया है। कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात मान के चली, क्योंकि संघर्षों से गुजरी हैं, संघर्ष किया है काफ़ी, कई बार प्रयास भी किया है, कई बार जो है फेलियर को भी झेला है, लेकिन कभी हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं तोड़ी, जोश जुनून बरकरार रखा, दिल में जो है आग बरकरार रखी और कहीं ना कहीं ध्येय एक ही था कि कुछ बड़ा करना है, पूरे परिवार का, गांव का, क्षेत्र का नाम रोशन करना है और अपने लक्ष्य को इन्होंने प्राप्त भी किया है। खास बातचीत की निशा के बारे में। निशा की बातों से आप कितने प्रभावित हुए, अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। निशा को शुभकामनाएं भी जरूर दे दीजिए आने वाले भविष्य के लिए भी। तो तमाम बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।